जय हिंद साथियों। मैं दीपक राठौर बोधि वृक्ष के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पाचन तंत्र के बाद एक नया तंत्र लेकर आए हैं जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मैं आशा करता हूं कि पिछला जो हमारा पाचन तंत्र है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बारी है रक्त परिसंचरण तंत्र की। इससे भी मैं पूरी गहराई से मैं आपको पढ़ाऊंगा और साथ में आखिर में इस वीडियो के मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो हमारी पुरानी एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो वे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा सहायक होंगे परीक्षा के लिए। लेकिन आपको एक काम करना है, आपको ये वीडियो सारे के सारे जरूर देखना है। चलिए तो आज के इस लेक्चर की करते हैं हम शुरुआत। हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? रक्त परिसंचरण परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि तंत्र किसे कहा जाता है। तो तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह। क्या कहलाता है? अंगों का समूह तंत्र कहलाता है। परिसंचरण किसे कहेंगे? परिसंचरण का मतलब होता है परिवहन। परिवहन का मतलब लाना और ले जाने का काम करना। और किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से ये कार्य सिद्ध होगा, इसलिए इसे कहा जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र। लेकिन रक्त को लाने ले जाने का काम सिर्फ एक अंग नहीं करेगा, बहुत सारे अंग मिलकर करेंगे, इसलिए इसे कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। वैसे अगर हम देखें तो मानव शरीर हो या जितने भी अन्य जो कशेरुकी रुकी प्राणी होते हैं, उनमें उनमें जो भी पोषक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? जो भी पोषक पदार्थ होते हैं या फिर उत्सर्जी पदार्थ होते हैं या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन हो जाए या फिर कह दें हम कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, तो इन सारे पदार्थों को लाने ले जाने का काम मानव शरीर या कशेरुकी प्राणी में ये कार्य संपन्न होता है रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। बात ये होती है कि जितने भी प्राणी हैं और मानव है, उन सब में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे इंसान हो या अन्य कशेरुकी प्राणी हो, उन सब में रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रकार होता है जिसका नाम होता है खुला, ओपन, और दूसरे का नाम होता है बंद। तो अब हमें देखना है कि हमारे अंदर किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला या बंद। तो पहले हम समझे कि खुला किसे कहते हैं। खुले का मतलब होता है कि ऐसे जीव का शरीर जिसमें रक्त कुछ हिस्से में तो वो जो हमारी वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, उसमें बहता है, फिर उसके बाद पूरे शरीर में ओपनली पूरे शरीर में बहने लग जाए, तो उसे हम कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर रक्त पूरा का पूरा नसों के अंदर, वाहिनियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, तो उन्हें हम बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी कि हम इंसानों के अंदर पूरा खून नसों के अंदर ही बहता है, इसलिए हमें क्या कहेंगे? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र उसे कहा जाएगा। इस तरह से इंसान में होगा, मानव शरीर में होगा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र उसे कहा जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र को इसको पूरा कंप्लीट करने में कौन कौन से अंगों का सहयोग होता है, तो उन अंगों की हम चर्चा करते हैं। तो कौन कौन से अंग होते हैं जो मानव में इस सिस्टम को पूरा करने में सहायता करते हैं? तो उन अंगों के अगर हम नामों की चर्चा करें तो सबसे पहले उसमें आता है हृदय। क्या काम होता है? सबसे पहले होता है हृदय। दूसरा अंग होता है, इसमें इस्तेमाल होता है, जिसका नाम होता है रक्त। तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं वाहिनियां। क्या कहा जाएगा? वाहिनियां। अंग्रेजी में से ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे शिरा की और उसके बाद हम बात करेंगे धमनी की। आर्टरीज एंड वेन्स, इनकी हम बात करेंगे। इसके अलावा
अगला होता है जिसका नाम है लसिका, लिम्फ। इस तरह से ये कुछ अंग होते हैं, हृदय, रक्त वाहिनियां और लसिका, ये हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को पूरा करती है। तो चलिए, आइए हम एक एक अंग पर विस्तृत से, बिल्कुल गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है हृदय की। तो हम देखते हैं कि आप हृदय के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो चलिए, संपूर्ण जानकारी हृदय की हम इस प्रकार से लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से हम जाने कि हमारा हृदय कैसा दिखता है। तो चलिए, यह है हमारा हृदय। तो हृदय आपको सामने, ये पीछे दिख रहा है। इस हृदय की संरचना के बारे में अगर हम जाने, तो हम हृदय के बारे में क्या क्या जानते हैं। चलिए, सबसे पहले हम हृदय के बारे में जानेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। ये इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। यहाँ लिखेंगे नहीं, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। क्लियर है सभी को? दूसरा, इसको सुरक्षात्मक रूप देने के लिए भगवान ने हमें क्या किया है? पसलियां दी हैं। तो पसलियां इसकी रक्षा करती हैं। और ये हमारे हृदय हृदय हमारे शरीर के किस ओर होता है? बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में हल्का सा धका हुआ रहता है। तो बाईं ओर पाया जाता है, बाईं ओर पाया जाता है। दूसरा, इसका आकार देखें, तो इसका आकार होता है बंद मुट्ठी की तरह। कैसा आकार होता है? कोई आपसे पूछ ले कि हृदय का आकार कैसा होता है, तो हम कहेंगे बंद मुट्ठी की तरह। मुट्ठी की तरह इसका आकार होता है। या हम कहें शंक्वा, शंक्वाकार की तरह इसका एक शेप होता है। अगली बात, कि इसका वजन कितना होता है? इसका वेट देखें, वजन देखें, तो सामान्यतः 300 से 350 ग्राम वजन होता है। किसका? हमारे हृदय का। हृदय क्या कार्य करता है? तो हृदय हमारे शरीर का केंद्रीय, क्या कहेंगे? केंद्रीय पंपिंग स्टेशन है। क्या है? पंपिंग स्टेशन कहलाता है। ये रक्त को पंप करने का कार्य करता है, इसलिए हृदय को क्या कहा जाता है? केंद्रीय पंपिंग स्टेशन। हृदय धड़कता है, तो इसकी अगर हम हार्ट रेट जाने, तो ये होती है 1 मिनट में 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। हालांकि जब हम शेषवावस्था में होते हैं या गर्भावस्था में रहते हैं, तब इसकी स्पीड डबल होती है। प्रति मिनट लगभग लगभग 140 बार होता है। लेकिन जैसे जैसे हम समय के साथ हमारी एज बढ़ती जाती है, यह धीरे धीरे कम होता जाता है, और वयस्क होने पर ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ये तो कुछ जानकारी थी कि हृदय के बारे में, कि हृदय क्या है। अब दूसरी बात, हृदय की कार्य प्रणाली क्या होती है, हृदय किस तरह से काम करता है। तो चलिए, इनके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूं कि हृदय को भगवान ने क्या करा, ऐसा बनाया है कि इसे एक झिल्ली, एक आवरण द्वारा घेर के रखा है। उसका नाम है पेरिकार्डियम। यानी कि प्रश्न आता है कि हृदय किस झिल्ली से घिरा रहता है? तो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ये क्या होता है? घिरा रहता है, आवरण होता है। और इसे किसी तरह की चोट ना लगे, इसलिए यहाँ एक लिक्विड, एक द्रव भर दिया जाता है, जिसे पेरिकार्डियम द्रव कहा जाता है, जो बाहरी आघातों से क्या करता है? हमारे हृदय की रक्षा करता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा हृदय किस तरह से काम करता है। तो कार्य प्रणाली अब हम जानेंगे कि हृदय किस तरह से काम करता है। हृदय की कार्य प्रणाली को जानने के लिए, ये तो हमें पता है कि पंपिंग स्टेशन है, यानी कि रक्त को पंप करने का काम करता है। लेकिन हमें ये जानना है कि किस तरह से काम करेगा। इसको जानने के पहले मैं आपको कुछ सामान्य चीजें बता देता हूँ। उनकी जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि शिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है, तो आप हमेशा उसे जवाब दीजिएगा कि शिरा में कैसा रक्त बहेगा। तो उसे कहेंगे हम, शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा? अशुद्ध रक्त। कोई आपसे पूछे कि धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो हम उसे कहेंगे धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कोई आपसे पूछे कि वेन्स में, यानी कि शिरा में कौन सा रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त। कोई कहेगा कि आर्टरीज में, धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो हम कहेंगे शुद्ध रक्त। लेकिन याद रखना,
अगर इन दोनों शब्द के आगे एक शब्द जुड़ जाए उसका नाम है पल्मोनरी। क्या जुड़ जाए? पल्मोनरी। या फिर हिंदी में कहें फुफ्फुस। अगर फुफ्फुस शब्द इनके आगे जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए याद रखना, अगर इसके आगे लग जाए फुफ्फुस, इसके आगे लग जाए फुफ्फुस, तो जो इनके काम है वो बदल जाएंगे। अगर शीरा कहे तो अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस शीरा कहे तो ध्यान रखना कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। अगर धमनी कहे, आप हमेशा बताना, धमनी कहे तो आप हमेशा बताना शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी कहे तो आप हमेशा बताना अशुद्ध रक्त। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या याद रखना है? शिरा में हमेशा शुद्ध रक्त और धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त। शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त और धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त। लेकिन इनके आगे अगर शब्द लग जाए फुफ्फुस या पल्मोनरी शब्द जुड़ जाए तो हमेशा उल्टा कर देना। फुफ्फुस शिरा है तो इसमें शुद्ध रक्त, और फुफ्फुस धमनी है तो इसमें अशुद्ध रक्त। क्लियर है सभी को? चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं हम कि हमारे हृदय किस तरह से काम करता है। तो हृदय की कार्य प्रणाली को जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जब जैसे मैंने कहा कि शिरा, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, तो सबसे पहले ये हमारी होती हैं दो शिराएं। एक को उच्च शिरा बोलते हैं, एक को निम्न शिरा बोलते हैं। तो ये शिरा होती हैं, इन शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त सबसे पहले हमारे राइट ऑट्रियम में आता है। कहाँ आता है? राइट ऑट्रियम। इसे हिंदी में कहते हैं हम क्या? इसे कहा जाएगा भाई, इसे कहते हैं हम दाया, दाया हिंदी में कहा जाएगा दाया आलिंद। कोई आपसे पूछे भाई कि हमारे मानव शरीर में कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे हमारे हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 2 का नाम होता है आलिंद और 2 का नाम होता है निलय। तो 2 आलिंद 2 निलय। एक राइट साइड होता है इसलिए दायां आलिंद, एक लेफ्ट साइड होता है इसलिए बायां आलिंद, एक राइट साइड होता है निलय तो इसलिए दायां निलय, और एक लेफ्ट साइड होता है इसलिए बायां निलय। तो 4 चेंबर, 4 कक्ष होते हैं हमारे अंदर। तो पहला दायां आलिंद। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से कहाँ आता है? दाएं आलिंद में आता है। फिर यहाँ पर त्रिकपटी वॉल्व होता है, 3 कपट वाला वॉल्व होता है। जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो तुरंत तेजी से रक्त को कहाँ भेज देगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल मतलब हिंदी में बोले तो दायां निलय। तो दाएं निलय में इस अशुद्ध रक्त को भेज दिया जाता है। उसके बाद ये रक्त शुद्ध होने के लिए इस वाले पाइप से, इस नलिका से, इसका नाम है पल्मोनरी, इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। और मैंने कहा था कि धमनी की बात करें तो सिर्फ शुद्ध, लेकिन पल्मोनरी जुड़ जाए, फुफ्फुस जुड़ जाए तो क्या रखोगे? अशुद्ध। तो अभी यहां से अशुद्ध रक्त, अभी अशुद्ध यहां से आया, अशुद्ध रक्त यहां आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इस तरह से इस पाइप में प्रवेश करेगा। और ये अशुद्ध रक्त एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ, तो इस तरफ जाएगा ये इधर वाले दाएं लंग्स में, फेफड़े में, और ये जाएगा बाएं लंग्स में, बाएं फेफड़े में। फेफड़ों में जाएगा शुद्धिकरण के लिए, वहां पर उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। उसके बाद फेफड़ों से वापस से ये रक्त आता है इस वाले पाइप से अंदर। इनका नाम क्या है? इनका नाम है फुफ्फुस शिरा। क्या नाम है? फुफ्फुस शिरा। मैंने कहा था कि भाई शिराओं में शुद्ध रक्त लेकिन फुफ्फुस जुड़ जाए तो इसे उल्टा कर देना। इसका हम करेंगे नाम क्या? फुफ्फुस शिरा को हम कहेंगे पल्मोनरी वेन्स, यानी कि इसमें शुद्ध रक्त। तो शुद्ध हुआ रक्त आएगा, यहां से सबसे पहले आएगा लेफ्ट आर्टरियम में, यानी कि हिंदी में बोले तो बायां, बायां क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा बायां आलिंद। बाएं आलिंद से रक्त, शुद्ध रक्त आगे बढ़ता है। यहाँ द्विकपटी वॉल्व होता है, जैसे सिकुड़ता है तो तेजी से ब्लड को आगे फेंकता है और ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि हिंदी में बोले तो बायां निलय। इस तरह से खून आगे बढ़ते हुए बाएं निलय में पहुंच जाता है, और बाएं निलय के बाद ये खून फिर आगे की ओर चलता है तो इस महाधमनी के अंदर प्रवेश करता है। ये महाधमनी होती है जिसका आगे वाला भाग अरोटा कहलाता है, अरोटा कहलाता है। और इस महाधमनी से भी छोटी छोटी धमनियां होती हैं, और धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। तो इस तरह से ये शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय और बाएं निलय से महाधमनी से होते हैं, धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। इस तरह से हमारा हृदय नॉन स्टॉप कार्य करता ही रहता है। ऐसा कहते हैं कि जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो लगभग 14 दिन के भीतर या 14 दिन के बाद जो है उसमें हार्ट बीट आ जाती है। तब से हमारा हृदय कार्य करता रहता है नॉन स्टॉप। अगर ये जिस दिन रुक जाएगा उस दिन हमारे शरीर
का काम भी खत्म हो जाएगा, हमारी मौत हो जाएगी। इसलिए हृदय एक ऐसा एकमात्र शरीरांग है जो सबसे व्यस्ततम रहता है, जो हमेशा नॉन स्टॉप 24/7 कार्य करता ही रहता है, इसलिए इसे व्यस्ततम अंग कहा जाता है। शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा होता है? व्यस्ततम अंग कौन सा होता है? तो वो होता है हृदय। सबसे बिजी ऑर्गन आवर बॉडी इज हार्ट। ओके, चलिए, तो ये हुई हमारी हृदय की कार्यप्रणाली। मैं आशा करता हूं कि आपको हृदय की कार्यप्रणाली के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक अंग पूरा हो गया जिसका नाम क्या था? हृदय। अब अगली बात करेंगे हम किसके ऊपर? रक्त के ऊपर। चलिए, तो रक्त क्या होता है? दूसरा अंग ले रहे हैं हम जिसका नाम है रक्त। रक्त किसे कहते हैं? ब्लड क्या होता है? चलिए जानते हैं ब्लड किसे कहेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें इसके बारे में जाने कि जो रक्त होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या कहते हैं रक्त को? तरल संयोजी ऊतक। कोई पूछ ले कि रक्त क्या होता है तो हम कहेंगे एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू होता है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या कि हमारे शरीर में रक्त कितना होता है? तो जनरली हमारे जो वजन होता है उसका लगभग लगभग ये मान के चलिए 7% के आसपास, 7% के आसपास जो हमारे शरीर में रक्त होता है, कुल शरीर के भार का 7%। और अगर हम यूं मात्रा में देखें तो लगभग लगभग 5 से 7 लीटर के आसपास हमारे शरीर में कुल रक्त की मात्रा होती है। अगली बात, हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है? अगर कोई पूछ ले कि रक्त का पीएच मान कितना होता है तो हम कहेंगे 7.4, 7.4 होता है। यानी कि ये किस प्रकृति का होता है? तो अगर 7 होता है यानी कि 7 से ऊपर होता है तो उसे हम क्षारीय बोलते हैं। यानी कि ब्लड हमारे शरीर में किस प्रकृति का है? तो क्षारीय प्रकृति का देखने को मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? अगली बात, हमारे शरीर में रक्त मात्र 23 सेकंड में, कितने सेकंड में? 23 सेकंड में पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। पूरा चक्कर, एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है। मात्र 23 सेकंड के अंदर रक्त पूरे शरीर में रोटेट हो जाता है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि सामान्यतः महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त की थोड़ी-सी कमी होती है। अब रक्त के अंदर क्या-क्या चीज़ होती है? तो हम जानेंगे रक्त की संरचना के बारे में। किसके बारे में? रक्त की संरचना के बारे में। तो रक्त किससे मिलकर बना होता है? उसे हम कहते हैं रक्त की संरचना। अगर आप देखना चाहेंगे कि रक्त किससे मिलकर बना है, तो रक्त की संरचना आप देखेंगे तो रक्त को मैं 2 भाग में बाँटूँगा। रक्त को 2 भाग में बाँटूँगा। रक्त का एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज़्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। और दूसरा भाग जिसे हम कहते हैं रुधिराणु, कार्प सेल्स। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु, कार्प सेल्स। अगर रक्त अपने आप में 100% है तो ये मान के चलिए प्लाज्मा लगभग उस रक्त का 60% भाग आता है। लगभग शब्द बोला है, किसी किताब में क्या होता है, किसी किताब में क्या, तो 60%। और रुधिराणु की बात करें तो बचा हुआ 40% रुधिराणु होते हैं, कार्प सेल्स होते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा भी किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा 2 चीज से मिलकर बना होता है। एक जल से मिलकर बना होता है और एक बना होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। अगर अगर प्लाज्मा की अकेले की बात करें तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। प्लाज्मा अगर 100% है तो उसमें 90% तो क्या होता है? जल होता है और 10% क्या होता है? यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा हमारे रक्त का निर्जीव भाग होता है। इसमें जीवन नहीं होता है। इसमें 90% तो जल होता है और 10% कार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। अकार्बनिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा सारे विटामिन, प्रोटीन वगैरह सब, ये सब प्लाज्मा के अंदर होते हैं। इसी प्लाज्मा के अंदर जो हमारा रुधिराणु है वो आसानी से अपना जीवन व्यापन करती है। तो इसलिए प्लाज्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। रुधिराणु की बात करें तो रुधिराणु जो होता है वो 3 भागों में आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर 3 चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसमें देखने को मिलेगा आरबीसी, दूसरा होता है इसमें डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है इसमें प्लेटलेट। तो
तीन चीजें होती हैं। रुधिराणु मिलकर बनता है किससे? आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से और प्लेटलेट्स से। इस प्रकार ये हमारे रक्त की संरचना हुई, जिसमें प्लाज्मा और रुधिराणु दोनों को मिलाकर रक्त बन जाता है। प्लाज्मा जल, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ, और रुधिराणु जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को शामिल किया जाता है। चलिए, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे का भाग अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप जो भी पढ़ाया उसका रिवीजन कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।